वेलकम एवरीवन पे थे पहले एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन जैसे डेज एक्सटेंड हो जाते तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिको भी बड़ी खुश थी क्योंकि उसे एक दिन और यहाँ पे रुकने का मौका मिला था। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि रिको एक छोटी सी लड़की ही है और जल्द ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो उसके पास भी बहुत कम टाइम बचा है अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो इसी चक्कर में गोजो से ज्यादा परेशान नहीं करता। तो गेटो को यहाँ पे टेंशन थी कि हम यहाँ पे बाहर की जगह पे हैं, हमारे साथ में रिको है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, कोई भी कर्स एनर्जी हमें परेशान कर सकती है। तो गोजो से समझाता है कि वो वैसे भी टोक्यो से बहुत दूर है और ओकाहामा के अंदर तो पहले से कर्स एनर्जी बहुत कम है। इसी के साथ में गेटो कहीं ना कहीं गोजो को आराम करने के लिए भी कहता है, क्योंकि 2 दिन से उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रखा था, जो उसके इन्फिनिटी पावर है, जिसे कि कोई भी चीज उसे टच भी नहीं कर सकती, बाकी लोग भी उसके साथ में सेफ ही रहेंगे। तो इस चक्कर के अंदर उसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा खर्च होती जा रही थी, ड्रेन होती जा रही थी। ऊपर से वो सोया भी नहीं था, गेटो को टेंशन हो रही थी। तो गोजो कहता है कि टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और हम जल्द यहाँ से चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा जब तक हम सही जगह पे पहुंच नहीं जाते। इसके बाद में ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, मस्त कायाकिंग वगैरह करते हैं, पानी के अंदर खेलते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं और आखिरकार टोक्यो के अंदर पहुंच ही जाते हैं, जो कि जुजुत्सु काइसेन कैंपस ही था। बहुत ही सेफ जगह थी इन सारे के सारे सॉर्सरर्स के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला पंगा हो जाता है, क्योंकि अब तक गोजो की ऑलमोस्ट सारी की सारी एनर्जी जो थी वो रिलीज हो चुकी थी और तभी कोई पीछे से आके उसके अंदर तलवार घुसा देता है। अब ये और कोई नहीं गाइस, बल्कि टोजी है, जिसे हम पिछले 1-2 एपिसोड से देख रहे हैं। ज़ैनन खानदान का आदमी है वो, और इसी के साथ में वो गोजो को हमेशा से जानता था कि वो गोजो खानदान का एक ऐसा लड़का है जो कि 6 आईसाइट के साथ में पैदा हुआ है। उसे 6 तरीके की चीजें देखने का वरदान मिला है। वो हर तरफ से परफेक्ट बच्चा है, क्योंकि आज से पहले टोजी कहीं पे भी खड़ा होता था तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि कोई आसपास भी खड़ा, बार में उसे चेंज भी कर सकता है। उसके अंदर फुर्ती भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे गोजो का कहना था कि भाई रिको के ऊपर से सारे के सारे जितने भी प्राइजेस वगैरह वो हट चुके हैं, तुम आखिर क्या करने के लिए आए हो। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि वो सब कुछ मैंने ही लगाए थे, जितने भी अनऑफिशियल लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे वो सब मैंने लगाए थे, टाइमिंग्स मैंने लगाई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें परेशान कर सकूं, तुम्हें थका सकूं। टाइमिंग, इसी के साथ में उस टाइम वॉच का बंद होना, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग है। तब गोजो कहता है कि अच्छा ऐसी ही बात है, तो चलो फिर लड़ो मुझसे। जिसके बाद में दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते जाते हैं, लेकिन टोजी बार बार में भाग रहा था, जिसकी फुर्ती बहुत ही ज्यादा तेज थी। गोजो को भी समझ में आ गया था इसके अंदर स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इसी चक्कर के अंदर वो अपनी एक बहुत ही गजब की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी बड़ा पोर्शन एकदम गायब हो जाता है, ताकि वो टोजी को आराम से देख पाए। लेकिन टोजी के पास में अपने ही कुछ प्लान्स थे। यहाँ पे गोजो ने ब्लू पावर का इस्तेमाल किया था, जिससे सारी ही चीजें गायब हो गई थी, लेकिन अभी भी टोजी ने यहाँ पे फ्लाइंग कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर जो फ्लाई हेड्स होते हैं, जिससे कि पूरी के पूरे पोर्शन को कवर किया जा सके, वो इस्तेमाल करता है। तो गोजो कहता है ये अच्छा तरीका है छुपने का, ये तुमने स्मार्ट तरीका अपनाया है। और गोजो इतनी देर के अंदर समझ नहीं पाता है, और टोजी यहाँ पे आके अपने पास में जो कर्स एक हथियार था, जो कि आधी कर्स टेक्निक से बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और गोजो जिस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर था, ना वो पता कर पा रहा था कि उसके आसपास कोई है, क्योंकि टोजी एक कर्स एनर्जी है ही नहीं, तो उसके आसपास होने की चीज भी गोजो को नहीं पता चलेगी, और तलवार के ऊपर या फिर वो जो कर्स एनर्जी उसके ऊपर लिपटी हुई है उसे कितनी ही चीजें पता चलेगी। तो सही वक्त देख के टोजी ने भाई साहब गोजो के ऊपर बहुत गंदा अटैक किया। उसके गले के अंदर तलवार घुसाई, उसके सीने पे कट लगाया, उसी के साथ में उसके पैर पे भी कट लगाया। साफ दिख रहा था कि यहाँ पे गोजो का ये आखिरी दिन है, बिल्कुल कटा फटा पड़ा है। साफ दिख रहा था कि भाई वो मर ही गया है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे गेटो को देखते हैं, जो कि बहुत ही एकदम बेसमेंट के अंदर ले आया था कुरोई और रिको दोनों को ही, जिसके अंदर बाकी सारे लोग तो जा ही नहीं सकते। ये एक तरीके की लिफ्ट थी जहाँ पे एक वक्त के बाद में कुरोई आगे नहीं जा सकती थी। तो रिको से गले वाले मिलती है, उसे आखिरी गुड बाय करती है, क्योंकि आज के बाद ये दोनों नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद से गेटो जो है रिको को आगे लेके जाने लगता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रूट था, पेड़ का रूट था, जिसके अंदर हजारों तरीके के दरवाजे वगैरह थे। इस जगह को भी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ही बनाई गई थी, हर कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। वो रिको को समझाता है कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतरोगी, पेड़ के सामने तुम्हें बहुत सारे गेट दिखेंगे, तुम जैसे अंदर जाओगे तो तुम्हें टेंजेंट सर मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें वही प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक तुम्हारा स्टिमुलेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम बिल्कुल सेफ हो, और उसके बाद में भी चीजें एकदम ठीक ही रहेंगी, तुम बाहर की टेंशन मत लो। और तभी यहाँ पे रिको की शक्ल देखते हुए गेटो ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें पीछे हटना हो तो भी तुम हमें बता सकते हो, क्योंकि साफ दिख रहा था कि रिको जाते टाइम इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी कि फाइनली वो आजाद हो रही है, या फिर फाइनली उसे कोई बात अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे वो अपने कदम पीछे ले रही है। तो यहाँ पे रिको कहती है कि लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ पे गेटो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मेरी और गोजो की बात हुई थी, हम लोगों ने तय किया था कि आगे बात। तो गेटो भी काफी ज्यादा भड़क जाता है कि अब देख तेरा क्या होगा। वो अपनी जो भी कर्स टेक्निक्स वगैरह थी वो निकालना शुरू कर देता है, और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोजी जो है वो अब रिको को भी मार चुका है और इसी के साथ में उस जगह पे पहुंच गया है जहां पे शायद उसे नहीं होना चाहिए था। वो इस वक्त गेटो के सामने खड़ा है और गेटो ने अपनी कर्स पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे टोजी ही गेटो को कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। गेटो का पूरा काम यही था कि इस वेसल का ध्यान रखना, लेकिन इस वक्त टोजी ने तो रिको को जान से मार दिया था। अब यहाँ पे टोजी भी बताना शुरू करता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि वो गोजो को जो मार के आया है। गेटो यहाँ पे अपनी एक स्पिरिट का इस्तेमाल करता है जो कि एक ड्रैगन स्पिरिट थी जो कि टोजी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है, उसे हवा में भी ले जाती है। टोजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब टोजी के पास में एक बंदूक थी, इसी चक्कर से वो 3 बार गोली मार देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त गेटो को कुछ खास ज्यादा होता नहीं है क्योंकि उसने अपनी कर्स स्पिरिट से मदद ली थी। अब कहीं ना कहीं गेटो को एक ही चीज लग रही थी कि आखिर टोजी घुसा तो अंदर कैसे घुसा। अब टोजी के पास में अपनी ही कुछ टेक्निक्स थी जिससे कि उसके इंसान होने या फिर उसके विजिबल होने के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। खैर अब वो यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स रखते यानी कि जुजुत्सु काइसेन वाले, तो लोगों को पता चल जाता कि आखिर जो इनका मेन बेस है वो कहाँ पर है। और ऊपर से अभी यहाँ पे काफी ज्यादा झगड़ा वगैरह भी चल रहा है, ऊपर स्टार फ्लाइज भी उड़ रहे हैं। टोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं थी तो उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता था। साथ ही में यहाँ पे आने वाले अगर कोई कर्स टूल का इस्तेमाल करता है तो भी सारे सॉर्सरर्स को पता चल जाता। लेकिन टोजी के पास में ये टेक्निक भी है कि वो अपनी कर्स टूल को एक कर्स एनर्जी के अंदर छुपा सकता है और ऊपर से उस कर्स एनर्जी को भी इतना ज्यादा छोटा कर देता है कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि इसके पास में कोई कर्स एनर्जी भी है, क्योंकि वो उस कर्स एनर्जी को खा जाता है, अपनी बॉडी के अंदर रखता है। तो वो आराम से अपने सारे टूल्स को एक कर्स एनर्जी के अंदर और उस कर्स एनर्जी को अपने अंदर रख के ले आया था। अब यहाँ पे जो गेटो है वो बार बार के अंदर टोजी को ढूंढ रहा था इस पूरी की पूरी कैंपस के अंदर ही, लेकिन टोजी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी तो गेटो उसे कुछ खास तरीके से पकड़ नहीं पा रहा था। टोजी ने बता ही दिया था कि उसने कैसे दिमाग लगा के इस बैरियर को पार कर लिया। तो यहाँ पे गेटो सोच भी पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन और ऊपर से इतना समझदार कैसे बन सकता है कि वो अंदर तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पास में कर्स टूल भी है, वो खुद भी इनविजिबल है। अब अगर सोचा जाए तो टोजी के पास में जितने भी टूल्स है वो उन चीजों का आराम से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन टोजी का जो मेन मकसद था कहीं ना कहीं वो गोजो को हराने का भी था जो कि 6 साइज वाला था, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर। तो इस चक्कर के अंदर पहले उसने गोजो सातोरू को जान से मारा, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा। टोजी चाहता तो स्टार प्लाज्मा वेसल को भी मार सकता है, यानी कि रिको को भी, लेकिन अगर वो रिको को मार देगा और बाय चांस गोजो ने उसे देख लिया तो गोजो इसके पीछे पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में पहले इसने गोजो को मारा। अब यहाँ पे गेटो को समझ में आने लग गया था कि जैसे बाकी सारे सॉर्सरर अगर अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं, अपनी कर्स एनर्जीज के बारे में बताते हैं तो हमेशा उनकी कर्स टेक्निक बढ़ती ही है। सेम वैसे ही टोजी ने भी अपना एक ऑरा बना रखा था कि अगर वो अपनी पावर्स के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में बताता जाएगा तो उसकी पावर्स भी हमेशा इंक्रीज ही होती रहेंगी। गेटो यहाँ पे उससे अंदर आने के बारे में पूछता है कि आखिर तुम अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। टोजी बताता है कि हर एक इंसान पीछे अपने कोई ना कोई तो सुराग छोड़ के जाता है, अब वो स्मेल हो या फिर किसी के पैरों के निशान हो। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे इनके गायब होने से पहले पैरों के निशान कुछ रह गए थे और टोजी उसी को फॉलो करता करता नीचे तक पहुंच गया था बेसमेंट में। टोजी के सारे सेंसेस बहुत ज्यादा तेज थे। गेटो अब यहाँ पे बाहर खड़ी कुरोई के बारे में भी कहता है क्योंकि कुरोई जस्ट अभी बाहर इसको छोड़कर ही आए थे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि अच्छा वो लड़की वो तो बस मरती मरती बची है, या क्या पता मर भी गई होगी। इसका मतलब है कि टोजी ने अंदर आने से पहले जरूर कुरोई को भी जान से मार दिया होगा। अब गेटो यहाँ पे अपने अटैक्स करना शुरू करता है। वो वापस एक व्हाइट ड्रैगन की जो कर्स टेक्निक थी उसे छोड़ता है, इसी के साथ में कुछ अटैक्स वगैरह थे, शूट थे, वो भी टोजी के ऊपर करना शुरू करता है। टोजी अपनी स्पीड के चक्कर में बार बार में बचता जा रहा था। साथ ही में उसके पास तलवारें भी थी जो कि बहुत ही गजब वाली कर्स टेक्निक के साथ बनी थी। इसी चक्कर में उसने गेटो के रैम्बो ड्रैगन को भी जान से मार दिया, जिसे मारना बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि उसकी जो शील्ड थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे होने वाली तबाही के चक्कर के अंदर ऊपर से इस ड्रैगन के गिरने के चक्कर में ये पूरी जगह ही तहस नहस होना शुरू हो जाती है, सब कुछ गिरने पड़ने लग जाता है। टोजी को समझ में आने लगा था कि अब आखिर कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होने वाला है। वो जैसी कर्स मैनिपुलेशन कहता है, लेकिन उससे पहले ही गेटो ने एक चाल चल दी थी। गेटो ने अपना ही कोई कर्स टेक्निक बना दी थी। अब जो गेटो था उसकी खुद की एक कर्स टेक्निक थी जो कि एक लड़की थी, बहुत ही भयानक सी थी। ऑब्वियस सी बात है कि ये कर्स एनर्जी है तो भयानक ही होगी, और इसकी पावर ये थी कि अगर ये किसी से क्वेश्चन पूछेगी जब तक उसका आंसर नहीं दिया जाएगा तो वो अपने ही इस ऑरा के अंदर किसी को भी जान से मार सकती है। तो वो यहाँ पे टोजी को पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब ये चीज कहीं ना कहीं टोजी को समझ में आ गई थी, ट्रिक टोजी को समझ में आ गई थी, तो वो इसका जवाब देना शुरू करता है। और ये जो भूतनी वाली सी कर्स एनर्जी थी वो टोजी का कान काटना शुरू करती है, जिससे कि उसके कान पे खून आने लगता है। लेकिन टोजी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो अपनी तलवार लेता है और बहुत तेज स्पीड से इस पूरी के पूरे ऑरा को काटने लग जाता है, जिससे कि पूरा डायमेंशन टूट जाता है। अब गेटो आगे बढ़ने लगता है और अपने कर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है। वो चाहता था कि टोजी के पास में जो एक कर्स लिपटा हुआ है कहीं ना कहीं वो उसे ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि गेटो के पास में ये पावर थी कि वो किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि गेटो के पास में है कि कोई भी अगर
अगर एनर्जी मर जाती है, बुरी हो अच्छी हो, तो वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। तो क्यों ना वो टोजी की इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले ताकि टोजी के पास में कुछ बचे ही ना। साथ ही में उसे मैनिपुलेट करके अपने पास अच्छी तरीके से रख भी सकता है। लेकिन जैसे ही गेटो आगे हाथ बढ़ाता है और टोजी की कर्स एनर्जी को टच करने ही वाला था, तभी एक बहुत ही गजब का झटका टाइप का लगता है और बेचारा गेटो बहुत दूर जाके गिरता है। इतनी देर में टोजी ने अपना काम कर दिया था। वो अपना चाकू वगैरह निकालता है, तलवार निकालता है और उससे गेटो को काट देता है। मतलब वापस एक क्रिस एंड क्रॉस करके बेचारे को इसको भी घायल कर देता है। अभी पूरी जगह ऑलमोस्ट टूट गई थी। गेटो नीचे गिर गया था और टोजी बताना शुरू करता है कि उसने मारा ही इस तरीके से ताकि उसकी जान ना चली जाए। तुम्हारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर काफी सारी कर्स एनर्जीज है और वो कर्स एनर्जीज कहाँ जाएगी इसे खुद भी नहीं पता। हो सकता है कि वो सारी कर्स एनर्जीज मेरे पास आ जाए। मुझे भी देखा ये उसी का बाप है। जिसके बाद में सीन या स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे टोजी पहुंचा था, वो भी रिको की बॉडी को लेकर, ताकि वो विश्वास दिला सके कि उसने रिको को जान से मार दिया। अब यहाँ पे ये जो आदमी बैठा था काफी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे था, रिप्रेजेंटेटिव था और रिको की सही सलामत बॉडी को देख के बड़ा खुश भी था। उसे लग नहीं रहा था कि टोजी इतना बड़ा काम कर पाएगा, लेकिन वो रिको की बॉडी को एकदम सही सलामत लेके आ गया था कि वो टोजी को पैसे के साथ साथ में अच्छा खासा बोनस भी देगा। अब वो अपने इस ग्रुप के बारे में बताना शुरू करता है कि जब नारा वाला ईरा हुआ करता था तब इनके ग्रुप की शुरुआत हुई। उस वक्त टेंशन भी हुआ करते थे। उसी वक्त के बाद से जुजुत्सु सॉर्सरर भी बनने लगे, लेकिन सेम टाइम पे जापान के अंदर बुद्धिज्म को भी अपनाया जाने लगा। जहाँ एक तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर बनते जा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करते जा रहे थे। इस रिलीजियस कॉर्पोरेशन और जुजुत्सु काइसन वाले जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, इनके बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी।